हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। और हम हैं सेल ऑफ गुड्स के पार्ट 2 पे, और हम चालू कर रहे हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स। सबसे पहले होती है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? ये सात लो, मैंने आपको फिजिकली गुड्स दे दिए और आपने उन गुड्स को ले लिया और एक्सेप्ट कर लिया। उस चीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज व्हाट? विच काइंड ऑफ डिलीवरी दैट इज? दैट डिलीवरी इज नोन एज एक्चुअल डिलीवरी। उसे हम एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। ठीक है सर। तो दैट इज नोन एज एक्चुअल डिलीवरी। अब बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी किसको कहोगे? मान लो मित्तल सर का एक गोडाउन, उस गोडाउन में रविजीत सर के गुड्स पड़े हुए हैं। मित्तल सर के गोडाउन में रविजीत सर के गुड्स पड़े हुए हैं, और रविजीत सर ने वो गुड्स बेच दिए खत्री सर। और खत्री सर ने डिलीवरी उनसे मांगी कि भाई रविजीत, मैं आपसे जो गुड्स मांग रहा हूं ना, वो मित्तल सर के गोडाउन में पहुंचा देना। रविजीत सर बोलते हैं बहुत ही बढ़िया किया यार, मित्तल सर के गोडाउन में मेरे गुड्स पड़े हैं और आपको डिलीवरी भी मित्तल सर के गोडाउन में ही चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मित्तल सर को बोल देता हूँ कि मेरे अकाउंट को डेबिट करके आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दे बाय दोज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। मित्तल सर ने अपने स्टॉक लेजर के अंदर रविजीत सर के अकाउंट में से गुड्स निकाल के खत्री सर के अकाउंट में डाल दी। डीमैट अकाउंट में क्या होता है? शेयर्स में डीमैट अकाउंट में क्या होता है? यही तो होता है। तो ऐसी डिलीवरी को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब ये होता है कि मैंने आपको यहां से ट्रक में माल भेजा भोपाल, तो ट्रक वाला मुझे 2 कॉपी में बिल्टी देगा। 2 कॉपी में बिल्टी देगा। एक कॉपी मैं अपने पास रख लूंगा, एक कॉपी मैं आपको भोपाल भेज दूंगा। जब मैं आपको भोपाल कॉपी भेजूंगा, तो वो कॉपी आपके पास आ जाएगी। अब वो कॉपी दिखाकर आप ट्रांसपोर्टर के जाओगे भोपाल में, तो वो आपको माल रिलीज कर देगा। अब आपको ये माल बेचना है किसी और को, तो आप बोलोगे यार मैं डिलीवरी लेके आऊं फिर इसको डिलीवरी दूं। आपने वो कागज ही उसको दे दिया कि दादा तुम मुझे पैसे दे दो, ये कागज ले जाओ और ये कागज वहां दे देना, और जैसे ही वहां ये कागज दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको माल मिल जाएगा। अब मैंने कागज के थ्रू डिलीवरी दे दी। उस डिलीवरी को क्या कहते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी। इन तीनों डिलीवरी में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ू? चलो। अब बात आती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या होता है? तो सर, गुड्स होते हैं स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक में भी होते हैं दो। एक जो डिलीवरेबल स्टेज में है, एक जो डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है। डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है वो भी होते हैं दो। एक उन पर भी काम करना बाकी है, एक उन पर भी प्राइस डिटरमाइन करनी बाकी है। अगर स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेज में हैं, भाई उनकी प्रॉपर्टी गुड्स तो उसी समय ट्रांसफर हो जाती है जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। टीवी की दुकान पर आप टीवी खरीदने गए, आपने टीवी पसंद किया और आपने कहा ये वाला टीवी मुझे दे दो। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेज, उसने आपसे पैसे ले लिए, उसने आपसे बिल भी दे दिया और कहा कि सर टीवी ले जाओ। आपने कहा एक काम करता हूँ, मुझे कुछ परचेसिंग और करनी है, मैं आगे से परचेसिंग करके आता हूँ, फिर ये आपका टीवी ले जाता। इस बीच उस दुकान में आग लग गई। बताओ नुकसान किसका? वो टीवी जलने पर अब ये नुकसान किसका है? बायर का कि सेलर?
डेफिनेटली बायर। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स तो उसी वक्त ट्रांसफर हो चुकी थी। अब तो दुकानदार बेली की तरह था। दूसरी बात, अगर मान लो यही टीवी मैंने उनको बोला होता कि सर ये टीवी मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ, उसने कहा कि सर रुको, मेरे को अभी इसको स्पेशल पैकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो टीवी यहाँ टंगा हुआ था, इसके अंदर कुछ फिटिंग्स देनी पड़ेंगी, कुछ फिटिंग्स लगानी भी पड़ेंगी, कुछ सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं आपको दे पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आता हूँ उधर से। अब आप बताइए क्या क्या वो रेडी टू डिलीवर स्टेज में था? नहीं। अगर रेडी टू डिलीवर स्टेज में नहीं है तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई। कब तक नहीं हुई? जब तक दुकानदार ने मुझे ये नहीं बता दिया कि सर आपके गुड्स रेडी हैं, आप ले जाओ। जब तक वो मुझे ये नोटिस नहीं देगा कि सर आपकी गुड्स रेडी हैं, ले जाओ, तब तक प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं होगी। अब मान लो मैं शक्कर लेने गया, मैंने कहा ये प्रोडक्शन आज ही हुआ है? बोले हाँ। मैंने कहा ये कितने किलो होगा? बोले सर अभी मापना है। ठीक है। वजन लेना बाकी है, प्राइस क्या होगी? बोले सर प्राइस तो वजन जिस समय वजन पूरा हो जाएगा उस समय जो प्राइस रहेगी ऑनलाइन उस प्राइस पे हम आपको भेज देंगे। यानी गुड्स डिलीवर स्टेज में तो है, लेकिन सेलर को क्या है, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कुछ काम करना बाकी है। तो फिर प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होगी? जब प्राइस डिटरमाइन हो जाएगी और बायर को इस बात की खबर दे दी जाएगी कि सर ये प्राइस आपको हमको देनी है। तो काम खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्पेसिफिक गुड्स की प्रॉपर्टी इन गुड्स कैसे ट्रांसफर होती है? स्पेसिफिक गुड्स दो टाइप के होते हैं। पहला रेडी इन डिलीवरेबल स्टेज, दूसरा नॉट रेडी इन डिलीवरेबल स्टेज। नॉट रेडी इन डिलीवरेबल स्टेज फिर दो टाइप के होते हैं, जिनमें प्राइस डिटरमाइन कर जिसमें कुछ काम करना बाकी है, किसमें कुछ प्राइस डिटरमाइन करना बाकी है। जो भी हो पहले कर लो, फिर किसको सूचना दो? बायर को। तब जाकर तुम्हारा काम खत्म होगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? गुड। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी इन गुड्स, असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स की कैसे ट्रांसफर होती है। अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया है अनसर्टेन गुड्स का या फ्यूचर गुड्स का बाय डिस्क्रिप्शन का, गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन and in deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property in goods thereupon passes to buyer. Such assent may be expressed or implied and may be given either before or after appropriation is made. What is this? इतनी बड़ी बात क्या बोली गई? 1000 बोरी शुगर आप खरीदने के लिए गए, आपने कहा मुझे 1000 बोरी शुगर दे दो। 10,000 बोरी शुगर उसके गोडाउन में रखी हुई है। आपने कहा इसमें से मुझे 1000 बोरी निकाल दो। जब तक नहीं निकाली है वो कौन से गुड्स है? अनसर्टेन्ड गुड्स। और जब निकाल दी तो वो गुड्स कौन से हो जाएंगे? असर्टेन्ड गुड्स हो जाएंगे। निकालने के बाद उनके ऊपर सोल्ड टू असीम त्रिवेदी लिख दिया गया तो वो हो जाएंगे एप्रोप्रिएटेड। और मुझे बोल दिया गया कि सर ये गुड्स आपके रखे हैं, बिना और कोई फॉर्मेलिटी करे आप ले जाओ। इसे कहा जाता है अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करना। क्या कहा जाता है? अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करना गुड्स को। तो अगर गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिए गए हैं और मुझे ये सूचना दे दी गई है कि गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिए गए हैं, तो दोस्त प्रॉपर्टी इन गुड्स उसी वक्त ट्रांसफर हो जाएगी जब मुझे सूचना मिली है कि आपके गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिए गए।
अब दो सवाल आपने पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन में भी लगाए हैं और मॉड्यूल में भी दिए। दो प्रॉब्लम है जो मॉड्यूल में दिए और दोनों एक सरीके ही लगभग। कि एक आदमी ने अपने एक आदमी को बोला कि जाओ उस फैक्ट्री में जाकर 100 बोरी सामान ले आओ। 60 बोरी सामान बंध चुका था, पैक हो चुका था, 40 बोरी पैक होना बाकी था, आग लग गई। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आग लगी, क्या उससे पहले 60 बोरी जो अलग करके रख दी गई थी, ये आपके आदमी को पता था? हाँ, हमारा आदमी वहीं खड़ा था, उसी के सामने 60 बोरी पैक की और उसको बोला कि ये लो ले जाओ। अब अगर आग लग गई तो 60 बोरी की प्रॉपर्टी इन गुड्स तो ट्रांसफर हो गई, बाकी बची 40 बोरियां, उसकी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई। तो 40 बोरियों का नुकसान कौन उठाएगा? सेलर। 60 बोरियों का नुकसान कौन उठाएगा? बायर। क्या मेरी बात याद आ गई? ये एग्जाम्पल याद आया आपको मॉड्यूल का? अच्छा, सर ऐसा अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन क्या होगा? या तो दुकानदार मेरे को बोलेगा कि सर आप जाकर 1000 बोरी छांट लो, या मैं उसको इजाजत दे दूंगा कि यार तुम 1000 बोरी छांट के अलग रख दो। अगर उसकी इजाजत से मैंने अप्रोप्रिएट किया या मेरी इजाजत से उसने अप्रोप्रिएट की, बातें की, लेकिन अगर वो अप्रोप्रिएट करेगा तो मुझे सूचना देगा। अगर मैं ही अप्रोप्रिएट करूंगा तो मैं क्यों सूचना दूंगा? मैं ही उसके गोडाउन में गया, मैंने ही 100 बोरियां अलग कर लिया, मैंने ही 1000 बोरियां अलग कर ली, और अलग करते ही आग लग गई तो मैंने ही अलग की थी, तो प्रॉपर्टी गुड्स तो पूरी पूरी मुझे ट्रांसफर होगी। हाँ, मैंने उसको कहा होता कि 1000 बोरी अलग करके रखो, उसने 1000 बोरी अलग करके रखी होती और मुझे सूचना दे दी होती और आग लग जाती, तो भी रिस्क मेरी थी। लेकिन उसने 1000 बोरी अलग करके रखी, लेकिन मुझे सूचना नहीं दी और आग लग गई, तो नुकसान उसका, क्योंकि सूचना मेरे पास होनी चाहिए कि अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर रखा है। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? क्या मैं यहां से आगे बढ़ूं? इसके बाद आता है कि अगर आपने गुड्स अप्रूवल पे भेजे तो क्या होगा, या गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजे तो क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर गुड्स ऑन अप्रूवल भी लिखा है और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस भी लिखा है। तो चाहे अप्रूवल हो, चाहे सेल ऑफ रिटर्न बेसिस हो, दोनों केसेस में यही लगेगा। अप्रूवल मतलब मैंने आपको माल भेजा है, आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर लेना। आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। और सेल ऑन रिटर्न बेसिस मतलब मैं आपको सेल कर रहा हूं, आप 5 6 8 10 दिन तक वापरो उसको, सेटिस्फाई ना हो पाओ तो मुझे वापस करो। सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर जब आपने बेचा है, प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर मानूंगा? या तो वो अप्रूवल दे दे, या आपने उसको बोला था कि 7 दिन के अंदर अंदर आप मेरे को बता देना, और 7 दिन निकल गए, 8वें दिन प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई है। और तीसरा, यदि वो उन गुड्स के साथ ऐसा कुछ कर दे जैसे कि वो ही उसका क्या है, ऑनर, यानी उसने वो गुड्स किसी और को बेच दिए, उसने वो गुड्स किसी और क्या प्लेज रख दिए, उसने वो गुड्स किसी को किराए पे दे दिए, अगर ऐसा उसने इन गुड्स के साथ किया है, तो जिस दिन उसने इन गुड्स के साथ ऐसा किया है उसी दिन प्रॉपर्टी इन गुड्स को क्या मान लिया जाएगा? याद आ गया? अगर आपने गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे दिए हैं, तो तीन में से कोई भी एक कंडीशन जो भी पहले फुलफिल हो जाएगी, वहां प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाएगी। या तो पहले वो बोल दे कि मैंने सिग्निफाई कर दिया, मैं ले रहा हूँ, उसने बोला नहीं लेकिन 7 दिन निकल गए तो 8वें दिन ट्रांसफर। अरे भाई उसने बोला भी नहीं, 7 दिन भी नहीं निकले थे, दूसरे ही दिन किसी और को बेच दिया, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर। एक क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में भी दिया है और एग्जाम में भी आता है कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, है ना? अप्रूवल बेसिस।
जब ए ने बी को बेचा है अप्रूवल बेसिस पे, बिना अप्रूवल दिए उसने सी को बेच दिया, सी ने बिना अप्रूवल दिए डी को बेच दिया, और डी बोला है डिफेक्टिव है, तो डी सिर्फ सी को ही दे पाता है, बाकी को नहीं दे पाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो चुकी है और वहां गड़बड़ नहीं है। याद आया वो क्वेश्चन? तो ये था डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर भेजे फॉर 3 days एंड आफ्टर 2 days ड्यू टू अर्थक्वेक गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो वो सिर्फ बेली है और अर्थक्वेक में कोई दिक्कत ही नहीं है। वो सिर्फ बेली है, अर्थक्वेक में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 8 लग जाएगी। बिल्कुल सही बात। आइए, इस पर इस बार क्वेश्चन आया था, where the goods have been delivered by a person on sale or return basis on the terms that goods were to remain the property of the seller till they are paid for. The property therein does not pass to the buyer until the terms are complied, that is cash is paid. मैंने आपको goods भी दिए और आपसे प्राइस भी नहीं ली, और मैंने कहा अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, अप्रूवल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अब अगर आपने अप्रूवल तो दे दी है लेकिन पैसा नहीं दिया है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है, अगर आप मान लो ऐसे केस में ये प्रॉपर्टी इन गुड्स किसी और को भी ट्रांसफर कर देते हो, तो मैं बोलूंगा सर ये वैलिड प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर है ही नहीं, क्योंकि टाइटल आपके पास था ही नहीं। अगर मैंने तुमको सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे गुड्स बेचे हैं लेकिन साथ में ये भी बोला है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक पेमेंट नहीं करोगे, तो ऐसे में अगर तुम सब सेल कर देते हो तो वो सब सेल वैलिड सब सेल नहीं होगी। ध्यान रखना। याद आ गया? आगे बढ़ू? अगर मैंने तुमको गुड्स भेजे और गुड्स भेजने के लिए मैंने उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ाया, तुम्हारे ट्रांसपोर्ट पे नहीं चढ़ाया, तुम्हारे वानफ्रेंजर को नहीं दिया, तुम्हारे एजेंट को नहीं दिया, तुम्हारे ट्रक वाले को नहीं दिया, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ाया, या तो पब्लिक कैरियर ट्रक पे भेजा, या मैंने ट्रेन पे चढ़ाया, या मैंने शिप पे चढ़ाया, और वो माल अभी शिप में है। इज दैट क्लियर? और मैंने शिप वाले को इंस्ट्रक्शन दी कि तुम्हारी शिप पे से माल उतरे, या तुम्हारे ट्रक पे से माल उतरे, या तुम्हारी ट्रेन पे से माल उतरे, माल तब तक उसको मत देना जब तक मैं या मेरा एजेंट आकर आपको ये ना बोल दे कि हाँ दे दो। अगर मैंने ये कहा है तो फिर मैंने राइट रिजर्व कर लिया है, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? गुड्स पड़े हैं, उठा ले जाओ, या गुड्स पहुंच गए हैं, उठा लो। यहाँ ऐसा नहीं कि गुड्स पहुंच गए उठा लो, ना 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 ना, पहले पेमेंट, पेमेंट की हाँ करोगे, फिर मैं यहाँ से ट्रेन वाले को बोलूंगा, फिर मैं यहाँ से ट्रक वाले को बोलूंगा, फिर मैं यहाँ से शिप वाले को बोलूंगा किसको दे दो, वो तुमको देगा। भाई तुमने तो राइट ऑफ डिस्पोजल ही रिजर्व करके रखा है। या मैंने माल भेजा, साथ में एक बिल ड्रॉ करके भेज दिया, माल भेज दिया, एक बिल ड्रॉ करके भेज दिया, और आप और जो रेलवे वाला था उसको कहा कि जब तक ये बिल एक्सेप्ट करके तुमको ना दे दे तब माल मत छोड़ना। जहाज वाले को बोल दिया जब तक ये बिल एक्सेप्ट करके ना दे माल मत छोड़ना। दैट इज व्हाट राइट ऑफ डिस्पोजल मैंने क्या कर रखा है? रिजर्व कर रखा है। जब तक ये राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होने वाली नहीं है। नो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगी। बहुत क्लियर सी बात है। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में क्या होगा तो मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको पढ़ भी लोगे तो यही मिलने वाला है। अगर हमसे पूछा जाता है कि राइट ऑफ डिस्पोजल क्या है तो हम क्या लिखेंगे?
तो हमने कहा कि राइट ऑफ डिस्पोजल अगर है तो तब तक प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। जिस दिन आप ये ओपन कर दो उस दिन प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इस चार्ट में, मैं इसको सुधार दूंगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि सामान्यतः जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाती है कैसे? ऑनरशिप से। इसको मेरे को सुधारना बाकी है, इसलिए मैंने आपको भेजा नहीं। देखो, सामान्य तो क्या है, मैंने ऑनरशिप दी तो रिस्क पास हो गई। लेकिन क्या होता है, कई बार बायर का डिफॉल्ट हो जाता है, कई बार सेलर का डिफॉल्ट हो जाता है। 2 मिनट पहले ही बताया था मैंने आपको। कई बार बायर का डिफॉल्ट हो जाता है, कई बार सेलर का डिफॉल्ट हो जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बायर का डिफॉल्ट, सेलर का डिफॉल्ट क्या होता है? बायर का डिफॉल्ट बहुत क्लियर है। बायर बोल रहा है ये गुड्स आपने रख दिया अलग, उसने कहा सर ले जाओ। मैंने कहा यार मेरी पत्नी ने कहा है कि रविवार को टीवी नहीं लाना, मंगलवार को लाना। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे मंगलवार को दे देना। तो डिफॉल्ट में कौन हुआ? बायर। प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या हो गई? ट्रांसफर। अब सेलर कौन है? बेली। ओके, सेलर को मैंने कहा गुड्स दे दो। बोले यार सर, आपने मेरे दुकान की जो शान थी, 115 इंच का टीवी, वो आप ले जाओगे? त्योहार का समय है, हम्म, दिवाली है, तो दिवाली के समय मेरी दुकान खाली खाली दिखेगी तो मजा नहीं आएगा। आप भी अभी कहाँ दिवाली के टाइम में टीवी देखोगे? तो एक काम करो ना, इसकी डिलीवरी दिवाली के बाद ले जाओ, मेरी दुकान की भी रौनक रह जाएगी। नाउ हु इज रिक्वेस्टिंग? सेलर। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स कब तक ट्रांसफर नहीं होगी? जब तक सेलर के पास वो गुड्स है। क्योंकि अब रिक्वेस्ट किसने की है? सेलर ने, कि मैं डिलीवरी नहीं दूंगा। तो जरूरी नहीं है कि डिलीवरी जो है वो कैसे दी जाए, ऑनरशिप के साथ ट्रांसफर हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो गई है लेकिन रिस्क ट्रांसफर नहीं, क्योंकि अब वो पूरी रिस्क किसकी रहेगी? दुकानदार की, क्योंकि रिक्वेस्ट किसने की है? दुकानदार। तो जो पार्टी डिफॉल्ट में होगी रिस्क उसके साथ होगी, भले ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। क्या मेरी बात याद आई? क्या मेरी बात समझ में आई? गुड। तो ये था आपका क्या? रिस्क प्राइमा फेसाई ट्रांसफर विद द ऑनरशिप। रिस्क जो है ट्रांसफर होती है कब? प्राइमा फेसाई रिस्क ट्रांसफर्स विद द ना। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे वापस बताओ। ठीक है सर, बता देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल नंबर 9 ही करवा देता हूँ। आप अपना मॉड्यूल में जाओ और एग्जांपल नंबर 9 खोलो। सभी लोग जाओ। आपने तो नहीं पूछा लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, मैं आपको एग्जांपल नंबर 9 करा रहा हूँ। जल्दी जाओ अपने अपनी अपना मॉड्यूल में और एग्जांपल नंबर 9 निकालो। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि ए ने डिलीवर की ज्वेलरी बी को ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। It was expressly provided in the contract that jewelry shall remain A's property until the price is paid. Before the payment of price, B ने pledge कर दी ज्वेलरी किसको? C. It was held that at the time of pledge, the ownership was not transferred to B, thus the pledge was not valid. ये तो इसने यहाँ pledge, अगर ये सेल भी कर देता ना तो भी मैं उस सेल को सही नहीं मानता, क्योंकि टाइटल ही नहीं था आपके पास, आपने ट्रांसफर कैसे कर दिया? इज दैट क्लियर? बढ़ जाऊं आगे भैया? चलिए, ये कैश और रिटर्न बेसिस ये तो था मेरे भाई। रश्मि मैंने और क्या पढ़ा है अभी?
आगे बढ़े। देन कम्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, नेमो डेट फॉर नॉन हैबिट, आपने पढ़ा। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, कोई भी बंदा अपने से ज्यादा, कोई भी बंदा अपने से ज्यादा प्योर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता, है ना। अगर भी देखा कि अगर आपके पास टाइटल ही नहीं है तो आप प्रॉपर्टी इन गुड्स कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और ये एक्सेप्शंस एग्जाम में कई दफा पूछे जाते हैं। मैं भी आपको इस चार्ट में भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बता दूं कि ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट, पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम इसमें से क्वेश्चन है ये। कौन कौन लोग हैं जो ऑनर नहीं होते हुए भी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं? पहला है मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा है ऑक्शनियर, तीसरा है जॉइंट ऑनर, चौथा है पोजेसर ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सब क्या है, चलो देखते हैं। मैं और आप अगर मारुति खरीदने जाते हैं और मारुति कार लेकर के आते हैं, तो मारुति कार हम जिससे खरीद कर लाते हैं वो कौन है? मारुति कार वाले भाई साहब खुद हैं, बनाने वाला मारुति उद्योग लिमिटेड है, या मारुति उद्योग लिमिटेड के एजेंट हैं? दे आर एजेंट्स। तो क्या जहां से हमने कार खरीदी उन्होंने हमको प्रॉपर्टी इन गुड्स प्रॉपरली ट्रांसफर की? बिल्कुल की। एजेंट कर सकता है। थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे ऑक्शन। ऑक्शनियर जब ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी इन गुड्स बाय फॉल ऑफ हैमर, तो क्या ऑक्शनर ऑक्शनियर खुद ओनर है? नहीं, दो जॉइंट ओनर है, और एक जॉइंट ओनर के पास दूसरे जॉइंट ओनर की इजाजत से गुड्स है। फिर से बोल, दो जॉइंट ओनर हैं और एक जॉइंट ओनर के पास दूसरे जॉइंट ओनर की इजाजत से गुड्स हैं, और वो दूसरा जॉइंट ओनर जिसके पोजीशन में गुड्स हैं वो थर्ड पार्टी को बेच देता है, और थर्ड पार्टी एब्सोल्यूट गुड फेथ में उसको ले लेती है, ये मानते हुए कि उसको तो राइट होगा ही बेचने का। तो वैलिड प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर मानी जाएगी भले ही वो आधा ऑनर। पहले तीन पॉइंट समझ में आ गए मेरे दोस्त? चौथे पे आ जाए। पहले तीन पॉइंट समझ में आ गए दोस्त? शुड वी गो टू फोर्थ? चलिए। धमका चमका के अगर मैंने आपको कोई गुड्स बेच दिए, गन पॉइंट पे मैंने आपको अगर कोई गुड्स बेच दिए, तो आप ही बताइए कि गन पॉइंट पर अगर मैंने आपको गुड्स बेचे तो इट इज अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकते हैं, आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल ही है ना इस वक्त। इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, और मुझे एक ऐसा ग्राहक मिल गया कि मान लो आपने मेरे को 50 रुपए की चीज बंदूक की नोक पे 100 में बेच दी, लेकिन मेरे को एक मूर्ख मिल गया जो 150 में लेना चाहता है, तो मैंने कहा यार टिकाओ यार, 50 रुपए का फायदा हो रहा है धमकी में भी। 50 रुपए की चीज तुमने मुझे 100 रुपए में बेच दी धमका चमका के, लेकिन मुझे मिल गया कौन? 150 वाला आदमी। अब मुझे अगर 150 वाला आदमी मिल गया तो क्या दिक्कत है? तो मेरे पास अभी वैलिड प्रॉपर्टी इन गुड्स थी नहीं, क्योंकि मैं तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था, लेकिन चलो अभी मैंने ट्रांसफर कर दिया। प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या हुई? मान लो तुम एक दुकान पे गए, और उस दुकानदार ने तुमको एक टीवी बेच दिया,
और 3 दिन बाद एक आदमी आके बोला कि ये टीवी तो मैंने उस दुकान से तुमसे पहले खरीद लिया था, तुमको उसने मेरा टीवी कैसे बेच दिया? तो हम बोलेंगे भाई साहब, दुकानदार जाने और आप जानो, मेरे को परेशान मत करो। मुझे थोड़ी मालूम था कि आपका बिका हुआ टीवी दुकानदार ने बेचा। और किसी भी दुकान पे मैं जाऊंगा और वो अगर मुझे सामान बेच रहा है, तो क्या मैं उससे ये पूछूंगा कि भाई साहब ये पहले से बिका हुआ तो नहीं? मैं क्या करूं? मैंने तो एब्सोल्यूट गुड फेथ में गुड्स लिए हैं ना। आप दुकानदार से लड़ो। यस, वैलिड प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होती है जब आपने दुकान से ही गुड्स खरीदे। अरे ओ भावेश राठौर, रुक जा। ऑप्शन पढ़ा नहीं रहा हूं, तू ऑप्शन का डाउट पूछ रहा है। देन कम्स नेक्स्ट, गुड्स इन पोजीशन ऑफ बायर बिफोर सेल। यानी मैंने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजा और आपने मुझे अप्रूवल देने के पहले उसको बेच दिया, तो भी वैलिड प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाएगी सर, क्योंकि आपके वहां बेचते ही मेरी तो सेल हो ही गई। और मैं भी पढ़, क्या मैं आगे बढ़ूं? उसके बाद आता है बाय एस्टॉपल। ये क्या होता है? 100 बोरी शक्कर खत्री सर ने आपको बेचने का वादा किया, ये बोलते हुए कि वो ऑनर है। और जब वो आपको ये बोल रहे थे कि ये 100 बोरी शुगर मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसका ऑनर हूं, तब रविजीत सर भी वहीं खड़े थे। और रविजीत सर सिर्फ मुस्कुराए, तो उनका मुस्कुराना गजब हो गया। अपने को 100% लग गया कि ये शक्कर सिर्फ किसकी है? खत्री सर की। क्योंकि अगर अभिजीत सर की होती तो वो मुस्कुराते नहीं, ऑब्जेक्शन लेते। अब तुम अगर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे गुड्स कोई हमको अपने बता के बेच गया, तुम ऑब्जेक्शन भी नहीं ले रहे हो, आगे ऑब्जेक्शन लेने नहीं देंगे, आपको एस्टॉपल लगा देंगे। आगे हम आपको कोई एक्शन लेने ही नहीं देंगे। हम सीधे क्या लगा देंगे? एस्टॉपल लगा देंगे। कुछ समझ में आई मेरी बात बच्चों? ओ भाई लोग, अरे कोई तो बोलो, आगे बढ़ूं? चलिए, इसके बाद आया छठा पॉइंट वापस से, गुड्स इन पोजीशन ऑफ बायर बिफोर सेल। अरे बावले आदमी, अभी रविजीत सर ले गए थे ना गुड्स। 7 दिन के लिए टीवी ले जा रहा हूँ, टीवी पसंद आया तो रख लूंगा, नहीं रखा तो वापस कर दूंगा, तीसरे दिन बेच दिया। तो जब बेचा तब वो ऑनर थे क्या? नहीं थे ना। जब बेचा तब वो ऑनर थे क्या? नहीं थे, पर उनके पास पोजीशन तो था, बेच दिया। क्या दिक्कत है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो बाय एस्टॉपल, बाय अनपेड सेलर। अब आते हैं अनपेड सेलर। अभी पढ़ेंगे अपन अनपेड सेलर, लेकिन अपना सबका एक बार तो पढ़ा ही हुआ है। अनपेड सेलर को क्या राइट ऑफ रीसेल होता है? हाँ होता है। जब वो राइट ऑफ रीसेल यूज कर रहा होता है तब वो ऑनर होता है? नहीं होता है। लिक्विडेटर या रिसीवर जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है किसी के इंसॉल्वेंट होने पर, क्या वो जब असेट्स बेचता है तब ऑनर होता है? नहीं होता है। अच्छी बात। फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स के केस में हमने देखा था कि एक कुत्ता हमको मिल गया, लेकिन अब वो कुत्ता इतनी रोटियां खाने लगा है। गुमा हुआ कुत्ता हमें मिला था, लेकिन वो इतनी रोटियां खाने लगा है कि हमारी मम्मी ने हमको बोल दिया है कि अब या तो तुम रहो या ये रहेगा। तो हम दुकानदार के पास गए थे कि हम इसको बेचना चाहते हैं। दुकानदार ने जो फेयर वैल्यू बताई है, अगर उस फेयर वैल्यू के 2/3 के बराबर की रोटियां आप खिला चुके हो, तो आपको उस गुड्स को बेचने का अधिकार है। कुत्ते की फेयर वैल्यू के बराबर, फेयर वैल्यू के 2/3 के बराबर अगर आपने खर्चा कर दिया है, तो फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स को भी गुड्स बेचने का अधिकार है। और प्लेज के अंदर, जब मैंने आपने गुड्स प्लेज करके आपसे लोन लिया है और आपने अगर वो लोन नहीं चुकाया है, तो मैं आपके प्लेज किए हुए गुड्स आपको नोटिस देके बेच दूंगा। हालांकि मैं ऑनर नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी बेच दूंगा।
क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्या हम आगे बढ़ें? चलिए, तो ये था सेल बाय नॉन ओनर। अब आता है डिलीवरी के रूल्स। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब आप गुड्स को डिलीवर करते हो तो डिलीवरी के क्या रूल्स? क्या पार्ट डिलीवरी मंजूर होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई साहब। जब तक कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो, हम पार्ट डिलीवरी नहीं करेंगे। जब तक कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो, तब तक हम पार्ट डिलीवरी करने वाले नहीं हैं। सॉरी। और पार्ट डिलीवरी को डिलीवरी नहीं माना जाएगा। ये रूल हम बना चुके हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए, तो नेक्स्ट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं कहा गया हो, मैं आपके घर माल नहीं पहुंचाऊंगा जब तक आप मुझे फोन करके नहीं बोलोगे कि भैया माल पहुंचा दो। अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो गया, लेकिन तुमने बोला ही नहीं कि कब पहुंचाना है माल, तो तुम फोन करो ना यार, यू शुड अप्लाई। चलाओ डिलीवरी दे दो। मैं फोन लगा लेता हूँ वो अलग बात है, पर ड्यूटी मेरी नहीं है, ड्यूटी तुम्हारी है, बायर की। बायर शुड अप्लाई फॉर डिलीवरी। सर प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी? बता भैया, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी? नहीं बताएगा तो मैं यूजुअल प्लेस पे कर दूंगा। 10 साल से तेरे को तेरे फैक्ट्री पे डिलीवर कर रहा था, इस बार अगर तू मुझे बोलना भूल गया तो भी मैं फैक्ट्री पे डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि मैं यूजुअल प्लेस पे डिलीवर कर सकता हूँ। नॉर्मली गुड्स किस जगह पे सोल्ड माने जाते हैं और गुड्स की डिलीवरी किस जगह दी जाती है? सर जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है वहीं से डिलीवरी होती है। लेकिन अगर बोला जाएगा कि डिलीवरी आपके घर पे देंगे, तो डिलीवरी आपके घर पे देंगे। और अगर गुड्स अभी मैन्युफैक्चर्ड ही नहीं है और मैंने आपको कहा है कि मैं आपको गुड्स देने को तैयार हूं, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखा हो, फैक्ट्री पे आके गुड्स लेके जाने पड़ेंगे आप। या तो आप बोलो कि मेरे घर पे भेजो, और अगर आपने ये नहीं बोला कि मेरे घर पे भेजो और गुड्स अभी बने नहीं है, तो बन गए तब तो भैया फैक्ट्री पे आके लेके जाने पड़ेंगे आप। दैट इज द पॉइंट। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो जहां कॉन्ट्रैक्ट बनना डिलीवरी वहीं होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि डिलीवरी भोपाल में करनी है, फिर डिलीवरी भोपाल में होगी। अगर गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया है, तो डिलीवरी वहीं होगी जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे। आपको लिखना है कि कहीं और, आप कहीं और लिख लो। चलो ठीक है। टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा? दादा, अगर टाइम इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, और नहीं तो रीजनेबल टाइम में कर दो। ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले ही पॉइंट हो गया। थर्ड पार्टी के पोजीशन में अगर गुड्स हैं तो क्या करूं? अगर goods at the time of sale are in possession of third party, there is no delivery unless and until such person acknowledges that he is holding goods on your behalf. मैंने तुमको goods भेजे, वो goods रविजीत सर के पास रखे हुए हैं। कोई डिलीवरी मानी नहीं जाएगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जब तक रविजीत सर ये नहीं बोलते कि हाँ हाँ हाँ, मेरे पास तुम्हारे गुड्स रखे। जैसे ही रविजीत सर ने बोला हाँ हाँ मेरे पास तुम्हारे गुड्स रखे, आके ले जाओ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी। चलिए, नाउ अगर रॉन्ग क्वांटिटी, अच्छा एक और बात है, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। सर नॉर्मली तो सेलर ही बियर करता है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, भाड़ा किसको देना पड़ेगा? सेलर।
इसीलिए तो जब अपने को सेल किया जाता फट से लिख देते हैं भाड़ा अलग से। अगर उन्होंने नहीं लिखा भाड़ा अलग से तो इसको बियर करना पड़ेगा, सेलर। रॉन्ग क्वांटिटी, हो रॉन्ग क्वांटिटी का तो अपनी कॉपी में एक पूरा चार्ट बना, याद आए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये किया था कि 100 मीट्रिक टन माल 1200 रुपए में भेज देना, और सामने वाले ने अगर आपको 110 भेज दिया या 80 भेज दिया, तो आप क्या करोगे? या फिर क्या किया, मिक्स भेज दिया, तो आप क्या करोगे? 110 भेज दिया तो पूरे 110 रख लो 1200 पर टन के रेट पे, या 10 रिटर्न करके 100 रख लो, या उसे कहो कि यार तू 100 बना के ला यार, इसको ये फालतू काम में नहीं करूंगा। ओके। अगर 80 भेजी तो उसको बोलो कि इसको पूरी 100 कर। अगर वो 100 करने को तैयार नहीं होता है तो 80 रख लो और 20 मार्केट से खरीदो, और मार्केट से खरीदने पर अगर कोई लॉस हो तो वो लॉस क्लेम करो किससे? सेलर से, कि तूने पूरी नहीं भेजी इसलिए हमको 20 मार्केट से लेना पड़ा और थोड़ा हाई लेना पड़ा, वो डैमेजेस क्लेम करो। बोला था ए ग्रेड भेजना, भेज दिया A+B। अगर A+B अलग अलग नहीं हो सकते हैं तो गुड्स रिटर्न कर दो, और अगर अलग अलग हो सकते हैं तो सेग्रीगेशन करके बी रिटर्न करके ए रख लो, और रिटर्न की कॉस्ट भी किससे लो? सेलर से। याद आ गया एवरीवन? आगे बढ़ू, कौन क्वांटिटी याद आ गई? कॉपी तैयार है यार आपके पास, तो आपकी कॉपी में क्या है, मतलब क्या बोलूं मैं, सब तो लिखा हुआ है। चलिए, इंस्टॉलमेंट में डिलीवरीज नॉर्मली तो मान्य ही नहीं है। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरीज तो मान्य ही नहीं है। तुमने कहा था 100 टन माल भेजोगे, हाँ। नवंबर में भेजोगे, हाँ। तुम यार नवंबर में 80 टन भेज रहे हो और दिसंबर में 20 टन भेज रहे हो, नहीं लेना मेरा। इज दैट क्लियर? चलो, क्या मैं डिलीवरी ड्राइवर को कर दूं या वारफिंजर को कर दूं तो बायर को डिलीवरी मानी जाएगी? हाँ। गुड्स डिट्योरेट अगर होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिट तो क्या होगा? भैया पेट्रोल जाता है तो 5% उड़ेगा ही उड़ेगा। तो अगर नॉर्मल लॉस है तो बायर का है। Where the goods are delivered at distant place, the liability for deterioration necessarily incidental in course of transit means falls on buyer। भैया तक यहाँ से वहां तक आएगा ना तो 5% तो खराब हो गई, उसको तो भगवान भी नहीं रोक सकता। हाँ, तो वो फिर बायर की रिस्क है। ज्यादा हो जाए तो किसकी रिस्क है? सेलर की रिस्क है। अगली बात, अगर आपने गुड्स डिलीवर किए हैं बायर को जिसने उन गुड्स को पहले नहीं देखा है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे जो भी मंगाते हो ना, तो आपने देखा नहीं है। तो अगर आपने गुड्स देखे नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपने गुड्स देखे नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो? आपको गुड्स को एग्जामिन करने का पूरा पूरा अधिकार है। यू हैव अ राइट टू एग्जामिन द गुड्स। आप गुड्स को एग्जामिन कर सकते हो। एक क्वेश्चन आया है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी और पार्ट डिलीवरी में क्या अंतर है? सुनो, बेवकूफी नंबर 2, आज अब सुनी लो। कुछ बच्चों को पार्ट डिलीवरी में और इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में कंफ्यूजन हो सकता है। पार्ट डिलीवरी क्या है?
एक होती है डिलीवरी की प्रोसेस। आपने मुझसे कहा 100 मीट्रिक टन गेहूं भेज दो। क्या मैं एक ही ट्रक में 100 मीट्रिक टन भेज सकता हूँ? क्या मैं एक ही ट्रक में 100 मीट्रिक टन भेज सकता हूँ? मैंने ट्रक भेजना शुरू कर दिए। आपको एक एक ट्रक मिलता जा रहा है। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि 3 ट्रक जिस क्वालिटी के थे वो तो आपने एक्सेप्ट कर लिए, और बाकी 60 ट्रक रिजेक्ट कर दिए कि नहीं भैया क्वालिटी नहीं जम रही, बावले तो 3 क्यों एक्सेप्ट किए? इसे कहा जाएगा, तुमने अगर 3 ट्रक की डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है तो बाकी 7 की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 10-10 टन का एक ट्रक है और 100 टन मटेरियल आपने खरीदा है। इसे कहते हैं क्या? पार्ट डिलीवरी। लेकिन इंस्टॉलमेंट डिलीवरी क्या होती है? 2 ट्रक नवंबर में भेजूंगा, 2 दिसंबर में भेजूंगा, 2 जनवरी में भेजूंगा, 2 फरवरी में भेजूंगा। तो ये तो तभी संभव है जब एग्रीमेंट मिलेगा। अन्यथा तो आपको ट्रक भेजना पड़ेंगे एक के बाद एक ही दिन में सारे ट्रक लोड करो, जितना लोड करने में टाइम लगता है उतना लोड करके भेज दो। है ना? तो एक होती है प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, जिसमें बाउंड टू बी गुड्स धीरे धीरे पहुंचेंगे, एक एक ट्रक करके पहुंच जाएगा, लेकिन 2 दिन में सारे ट्रक पहुंच जाएंगे। यही होगा। 2 ट्रक इस महीने, 2 ट्रक अगले महीने, 2 ट्रक उसके अगले महीने, होती इंस्टॉलमेंट। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना। पार्ट डिलीवरी इज फुल डिलीवरी, अगर सेम क्वालिटी की गुड्स आए हैं तो। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब मान लो मैं आपको कंप्यूटर बेचूं और एक दिन आपको बोलूं कि ये माउस रख लो, दूसरे दिन आपको कैमरा ला दूं, तीसरे दिन आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड ला दूं, आप बोलो कि क्या चंदे का दे रहा है क्या कंप्यूटर? कहलाता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी एक्सेप्टेबल ये नहीं है जब तक कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो। पार्ट डिलीवरी एक्सेप्टेबल है क्या? हाँ, पार्ट डिलीवरी एक्सेप्टेबल है अगर प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ही ऐसी है कि एक साथ 100 मीट्रिक टन कहाँ भेजूंगा मैं। दोनों में अंतर समझ में आया? बेवकूफी नहीं होना चाहिए। पार्ट डिलीवरी का क्वेश्चन आया तो पार्ट डिलीवरी लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी का क्वेश्चन आया तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी लिखेंगे। आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, अब बात आती है पूरे सेल ऑफ गुड्स का। पार्ट 2 हमने किया। पार्ट 2 के बाद आता है पार्ट 3 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अब इसमें शुरू होते हैं हम किसके साथ? अनपेड सेलर। Who is this unpaid seller? The seller of goods is deemed to be an unpaid seller when whole price has not been paid. 1 लाख रुपए का मटेरियल बेचा है ना, 99,000 भी आते होंगे ना तो भी मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा, 9,000 आए होंगे तो भी अनपेड सेलर कहलाऊंगा। या तूने मुझे जो चेक दिया वो चेक मैच्योर हो गया है, तूने मुझे जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया वो मैच्योर हो गया और वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अगर पड़ा है तो मैं क्या कहलाऊंगा? सभी को मालूम है अनपेड सेलर क्या होता है। अनपेड सेलर के पास राइट्स होते हैं, और पहला राइट होता है लीन का, दूसरा राइट होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, तीसरा राइट होता है राइट ऑफ रीसेल। आपने अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट गुड्स 3 पड़े हुए हैं, तो वो 3 राइट अगेंस्ट गुड्स में पहला आता है लीन। लीन क्या है? रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड रिफ्यूज टू डिलीवर देम टू द बायर until the price is paid. Okay. राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? जब गुड्स सोल्ड कर दिए गए हों बिना इस स्टिपुलेशन के कि तुम्हें हम क्रेडिट पे दे रहे हैं। क्रेडिट पे बेचे गए माल पे लीन कैसे रखेंगे? आपका तो प्राइस आएगी 2 महीने बाद, तो क्या 2 महीने तक गुड्स अपने पास रखोगे? छोटी बात, फालतू बात नहीं करना। जब गुड्स तुमने क्रेडिट पे बेचे ही नहीं है और उनका पैसा नहीं आया है,
मतलब कैश में बेचे हैं लेकिन कैश नहीं आया, रख लो अपने पास। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। हमने कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि 3 महीने की क्रेडिट पे गुड्स देंगे, और वो गुड्स भी नहीं ले गया, पैसे भी नहीं दे गया, और 3 महीने हो गए। तो भैया 3 महीने निकल गए, है ना, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, अभी कैश ला और ले जा। 3 महीने दिए तेरे को, साला 3 महीने से तो गुड्स का सामान हम कर रहे हैं, और अब तू 3 महीने बाद आया और पैसे भी लेके नहीं आया, तू रहने दे भाई। तीसरा, वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। बायर ने पैसे दिए ही नहीं और वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया, उससे पैसे आने ही नहीं है, तो आप सीधे क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, लीन। लेकिन अगर मैंने पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दी है तो, अभी 2 ट्रक भेजे थे, 2 ट्रक भेजे, 8 ट्रक और भेजने वाला था, सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, 8 ट्रक रोक लो सर, अगर पैसा नहीं आया है तो। 8 ट्रक रोक लो आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कब लीन टर्मिनेट होगा, when the lien will be treated as terminated। पहला, अनपेड सेलर का लीन खत्म हो जाएगा अगर अनपेड सेलर ने गुड्स को कैरियर या अदर बेली को दे दिए हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। मैंने ट्रेन पे रख दिए, मैंने बस पे रख दिए, मैंने ट्रक पे रख दिए, मैंने शिप पे रख दिए, और कोई राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किया है। राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व हो तो आप लीन वापस ले सकते हो, लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किया तो आप लीन नहीं कर सकते, आपका लीन गया। बायर या बायर के एजेंट ने लॉफुली गुड्स पे पोजीशन ले लिया तो भी लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकता। सेलर ने एग्रीमेंट में लिखा था कि जाओ पट्टे, तुम पे लीन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो भी लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकता। सेलर ने ऐसा कंडक्ट किया बायर के साथ कि बायर को लगा कि ये लीन एक्सरसाइज नहीं करेगा। बायर मुझसे पूछ के गया कि सर इसको रीसेल कर दूं क्या, मैंने कहा हाँ कर दे। अब जब तुमने उसको बोल दिया हाँ कर दे, सब सेल कर दे, मतलब अभी गुड्स बने नहीं है, मैं तुमको गुड्स डिलीवर करने वाला हूँ मंडे को, अगले मंडे को, और मैंने तुमको बोला कि तुम चाहो तो इन गुड्स को भेज देना, अगले मंडे में तुमको दे ही दूंगा। तुम्हारा फ्राइडे को फोन आया कि सर वो मेरा बायर जो है ना, वो कह रहा है कि अ, मंगलवार को उसको गुड्स दे दोगे क्या। हमने कहा हाँ भेज दे, मंगलवार को दे देंगे। अब आप ही ने तो इजाजत दी बेचने की, अब लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हो गया याद, आगे बढ़ूं, टर्मिनेशन ऑफ लीन कब हो सकता है नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये क्या होता है। लीन कब खत्म हो जाता है, जब हम गुड्स को पब्लिक कैरियर को दे देते हैं। पब्लिक कैरियर मतलब ट्रेन, ट्रेन बायर की भी नहीं है सेलर की भी नहीं है, शिप बायर की भी नहीं है सेलर की भी नहीं है, ट्रक बायर का भी नहीं है सेलर का भी। बहुत बढ़िया, ओके। सेलर अनपेड है, उसने गुड्स पब्लिक कैरियर पे दे दिए हैं, पब्लिक कैरियर अभी रास्ते में है, और उसे सूचना मिलती है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। भाई, तुम राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट का बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन एक्सरसाइज राइट और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रोक सके तो रोक ले, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रोक सके तो रोक ले, आप ये कर सकते हो। लेकिन राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट उस समय खत्म हो जाता है जब ट्रांजिट एंड हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, जब ट्रांजिट कम्स टू एन एंड हो जाता है। और ट्रांजिट कब एंड होता है, इंटरसेप्शन कर लिया,
हमने यहां से ट्रक भेजा, सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, हमें सूचना मिली, हम ट्रक की तरफ दौड़े और हमारे पहुंचने से पहले बायर या किसी दूसरे बंदे ने उसकी डिलीवरी ले ली बायर की तरफ से, या बायर ने खुद ने डिलीवरी ले ली, या वो ट्रक वाला जिसके साथ माल बेचा था उसने बायर को फोन कर दिया कि सर आपके बिहार पे गुड्स मेरे पास रखे, आओ और ले जाओ। ओहो, अब उसकी जुबान की कीमत रखनी पड़ेगी, हम स्टॉपेज एंड ट्रांजिट नहीं कर सकते। अगर ट्रांसपोर्टर ने भोपाल पहुंचकर भोपाल की पार्टी को फोन कर दिया है कि सर आ जाओ आपका माल ले जाओ मेरे पास पड़ा है, दैट राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। मैंने माल भोपाल भेजा, पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, मैंने हर्षित द्विवेदी को बोला जा भाई गुड्स वापस ले आ। हर्षित यहां से भोपाल की तरफ निकला, हर्षित भोपाल पहुंचा, हर्षित ने ट्रांसपोर्टर को बोला भैया गुड्स दे दो। ट्रांसपोर्टर ने बोला अभी तक तो आए ही नहीं है। हर्षित वहीं बैठ गया। इतने में दौड़ा दौड़ा कौन आया? बायर का आदमी। उसने आके बोला भैया भैया गुड्स हैं क्या? उसने कहा भैया अभी तो गुड्स आए ही नहीं। हर्षित चला गया, बायर का आदमी भी चला गया, है ना? ध्यान रख, पहले कौन आए? हर्षित सर। हर्षित सर को अगर रॉन्गफुली मना कर दिया है और बाद में पहले कौन पहुंचा? हर्षित सर। तो वहां पर राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यहां से माल भेजा कहाँ? बायर क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट। हमने किसको निकाला? हर्षित को। हर्षित को क्या बोला? जल्दी से जाके गुड्स वापस ले ले। हर्षित वहां पहुंचता उससे पहले कौन पहुंच गया? बायर। बायर ने उससे कहा भैया गुड्स आए क्या? बोले अभी तक तो नहीं आए, जबकि गुड्स आ चुके थे। गुड्स आ चुके थे, लेकिन बायर को किसने मना कर दिया? ट्रांसपोर्टर ने, कि गुड्स अभी नहीं आए। इतने में दौड़े दौड़े हर्षित सर पहुंचे। हर्षित ने कहा गुड्स लाओ। बोले भैया नहीं आए। उसने कहा ओ, गुड्स के पीछे पीछे में 2 घंटे पहले भोपाल आ चुका, कब से गुड्स वहां पे पड़े? तब वो पीछे से उठ के आएगा और बोलेगा भाई साहब एक मिनट, आप अभी आए हो, मैं 1 घंटे पहले आके बैठा हूँ, गुड्स 2 घंटे पहले आ चुके हैं। 2 घंटे पहले आए हुए गुड्स के लिए 1 घंटे बाद इन्होंने मुझे मना कर दिया कि गुड्स नहीं आए, तो गलती इनकी है। तो अब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगेगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगेगा। अभी समझ में आया? हमने भोपाल माल भेजा, एक। अनपेड सेलर हैं हम, दो। माल अभी भोपाल नहीं पहुंचा, तीन। हम यहाँ से बायर इंसॉल्वेंट हो गया, चार। हम यहाँ से दौड़ते हुए भोपाल पहुंचे, पांच। हम भोपाल पहुंचते उससे पहले माल कहाँ पहुंच गया? ट्रांसपोर्टर के यहाँ, छह। ट्रांसपोर्टर के यहाँ हमसे पहले कौन पहुंच गया? बायर, सात। ट्रांसपोर्टर ने बायर को गलती से मना कर दिया कि गुड्स नहीं आए, आठ। हमने जाकर ट्रांसपोर्टर को गलती बताई कि भाई गलती हो गई है तेरे से, गुड्स तो पहले ही आ गए हैं, नौ। बायर ने बोला सर गलती हो गई तो उसमें मेरी क्या गलती, मैं तो आपसे पहले ही रेस जीत चुका हूँ। बिल्कुल सही बात है, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। समझ में आया? हर्षित सर पहले पहुंच गए, रॉन्गफुली डिनाई कर दिया तो हर्षित सर पहुंच गए ना पहले, पहले जो पहुंचा। रॉन्गफुली जिसको भी डिनाई किया माल उसको मिलेगा। रॉन्गफुली जिसको भी डिनाई किया माल उसको मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं आगे बढ़ू? चलिए। तब आप लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब सेलर ने खुद ये असेंट दे दी बायर को कि तू सब सेल कर दे, तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते।
जब मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर दिया बायर को और बायर ने वो टाइटल ऑफ ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट टू अ पर्सन हु हैज बॉट द गुड्स इन गुड फेथ, तो भी मैं लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मैंने बायर को टाइटल ऑफ गुड्स दे दिए ना, पेपर दे दिए ना, बिल्टी दे दी ना बायर को। बायर को बिल्टी देना मतलब मतलब सिंबॉलिक डिलीवरी होगी ना। सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाने के बाद क्या डिलीवरी होगी ना। तो सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाए, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाए, एक्चुअल डिलीवरी हो जाए, तीनों डिलीवरी में से कुछ भी हो जाए, फिर लीन और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ रीसेल तो बहुत सिंपल था कि राइट ऑफ रीसेल करने से पहले आपको एक नोटिस देना जरूरी है। किसको? बायर। बायर को नोटिस देना क्या जरूरी है कि भैया अगर तुमने मुझे अब पैसे नहीं दिए तो मैं गुड्स बेच दूंगा। लेकिन ये नोटिस देने की जरूरत नहीं है जब गुड्स क्या हो, पेरिशेबल हो। पेरिशेबल गुड्स के केस में आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये तो सिंपल था राइट ऑफ रीसेल। आगे बढ़ूं? अरे आगे बढ़ूं? समझ में आ रहा है? चलो। अनपेड सेलर के राइट्स बायर के अगेंस्ट में क्या है? अरे बड़ा सिंपल है भाई साहब। राइट अगेंस्ट गुड्स तो पढ़ लिए, पर साला गुड्स ले गया तो ना लीन एक्सरसाइज कर सकता हूँ ना राइट टू स्टॉप एंड इन ट्रांजिट। तो सूट फाइट करो किसके लिए? प्राइस के लिए। अरे सर ना पैसे दे रहा है ना माल लेके जा रहा है। माल लेने से मना कर दिया, अब मैं माल दूसरी जगह बेचने जा रहा हूँ, कम में बिक रहा है, मेरे को डैमेजेस चाहिए, ले ले भाई डैमेजेस। सर माल तो ले गया, प्राइस नहीं दे गया और प्राइस दे रहा 3 महीने बाद, तो इंटरेस्ट ले ले उस प्राइस डैमेज और इंटरेस्ट कुछ भी ले ले। अच्छा। बायर अगेंस्ट सेलर क्या राइट्स है? डिलीवरी नहीं की, हाँ बाहर से लेना पड़ा, हाँ डैमेजेस दो जो बाहर से महंगा लिया उसका। सुनो साले, तुम एकमात्र मैन्युफैक्चरर हो इंडिया में। अगर अब तुम मना करोगे तो मैं कहाँ लेने जाऊंगा? इंपोर्ट करूंगा क्या माल? बना के देना पड़ेगा। ओके। ब्रीच ऑफ वारंटी होगी तो वो तो अपन ले लेंगे कंपनसेशन। अरे वारंटी होती तो अपने को कंपनसेशन मिलता है ना, बोली। माल बना के देने वाले थे आप मेरे को मार्च, और मार्च में अगर आपने मेरे को डिलीवरी नहीं की तो मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन फरवरी तक तो आपके पास रॉ मटेरियल और लेबर के ठिकाने नहीं है। मार्च में आप सामान क्या बना के दोगे? नमस्ते, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया है, अब से मेरे को पेमेंट दे दो। आप तो खुद ही इंसॉल्वेंट हो गए, आप तो ब्रीच हो गया। और सुनो, मैंने तुमको एडवांस दिया था मटेरियल देने के लिए, तुमने साला मटेरियल भी नहीं भेजा, एडवांस भी तुम्हारे पास रखा हुआ है, इंटरेस्ट दो। भाई साहब, इस चार्ट में अगर सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो वो दो ही। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर और राइट ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर, और इन दोनों में से भी ये ज्यादा बार आया क्योंकि उनको मालूम है आखिरी तक जाते जाते बच्चा हाफ जाता है। क्लियर एवरीवन? आइए अब चलते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल क्या? सर ऑक्शन सेल में तीन लोग होते हैं, बायर जिनको हम बिडर्स बोलते हैं, सेलर जिसके गुड्स होते हैं, और ऑक्शनियर जो गुड्स की ऑक्शन कंडक्ट करता है। ऑक्शनियर मंच पर जितने भी गुड्स रखेगा
अगर वो लॉट्स में रखे हुए हैं कि एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, तो हर लॉट की अलग अलग बिडिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्टेज पे रखे हुए सारे लॉट्स के गुड की बिडिंग आप एक साथ कर दोगे। ठीक है। ऑक्शनियर एक रिजर्व प्राइस रख सकता है। अगर उसने रिजर्व प्राइस रखी है तो हाईएस्ट बिड वाला बंदा जो है उसको गुड्स दिए जाएंगे। हाईएस्ट बिड होने के बाद फॉल ऑफ हैमर होगा। फॉल ऑफ हैमर होते ही प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाएगी। प्रॉपर्टी इन गुड्स अगर फॉल ऑफ हैमर से ट्रांसफर हो रही है तो फॉल ऑफ हैमर हो उसके पहले पहले आप अपनी बिड वापस लेना चाहते हैं तो आप अपनी बिड वापस ले सकते हैं। एक बार फॉल ऑफ हैमर हो गया तो प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर। एक क्वेश्चन आया था कि फॉल ऑफ हैमर में फॉल होते होते वो उसी गुलदान पे गिर पड़ा जिस गुलदान की नीलामी हो रही थी। तो फॉल ऑफ हैमर होता उससे पहले ही गुलदान टूट चुका था तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हुई नहीं थी, तो सेलर की ही जिम्मेदारी थी। इसके बाद आता है कि क्या राइट टू बिड रिजर्व कर सकते हो, मतलब आप ऐसा रोक सकते हो क्या कुछ लोगों को कि आप ही कर पाओगे। हाँ, आप राइट टू बिड रिजर्व कर सकते हो। सेलर के बिहाफ पे भी रिजर्व कर सकते हो कि मैं भी बिड करूंगा। सेलर भी बिड कर सकता है। सेलर के बिहाफ पे आप बिड कर सकते हो। लेकिन सेलर बिड कर सकता है और सेलर के बिहाफ पे आप बिड कर सकते हो, तो राइट ऑफ बिड रिजर्व अगर है तो वो एक्सप्रेसली होना चाहिए, इम्प्लाइडली नहीं होना चाहिए। इम्प्लाइडली हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको अगर खुद बिड कर रहा है तो आप लोगों को बताओ कि हमारे पास राइट टू बिड रिजर्व है। ओके। लेकिन अगर राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर आपने बताया नहीं और आपने बिड भी कर दिया तो ये बहुत ही अनलॉफुल हो जाएगा और फ्रॉड कहलाएगा ये। इज दैट क्लियर? और कई बार क्या होता है, सेलर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए प्रिटेंडेड बिडर बैठा देता है जिसको हम बोलते हैं बफर। बफर। कई बार सेलर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बफर बैठा देता है जो बोली को बढ़ाता है। अगर बफर बोली को बढ़ाने के लिए बिठाया गया है तो भाई साहब बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द बिडर, क्योंकि उसके साथ तो धोखा हुआ है, उसके साथ तो फ्रॉड हुआ है। और फ्रॉड होते ही जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां जाकर खत्म होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन। लेकिन अभी सिर्फ रिवीजन खत्म हुआ है, अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। 1 घंटे का एक सेशन राइटिंग प्रैक्टिस और आपके डाउट के लिए और होगा, नोटिफाई कर दूंगा मैं। कल ही कर लेते हैं। कल पहले इसके क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं और साथ में आपके डाउट्स भी ले लेते हैं। टिल देन, गुड बाय, एंजॉय द संडे। ओके, बात करते हैं कल। क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कल अपन, कुछ भी नहीं करेंगे। चलो, बाय।